हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि 2025 का एग्ज़ाम लगभग नज़दीक है, 40 दिन के आसपास हमारे पास है। अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि एग्ज़ाम टोटल सिर्फ नॉलेज बेस पे नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल थिंकिंग बेस पर भी है। लगभग हर बार 15 से 20 सवाल ऐसे आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं बेसिक लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप आराम से सही कर सकते हैं। आपने टॉपर्स के मुंह से या जो भी इस एग्जाम्स को निकाला है उसके आपने सुने होंगे वक्तव्य, तो वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और इसको सीखने के लिए लगभग एक दिन नहीं 20 दिन आपको हमें देना होगा। हम 20 लेक्चर्स इस पे लेकर आएंगे, लेकिन उस 20 लेक्चर्स में आप बाकायदे लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करना और कैसे हम उन 15 से 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे अपने मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इतना वादा आप सबसे कर सकता हूं कि अगर अभी तक आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। 100 क्वेश्चन तक ये 20 की जंप आपको मिल जाएगी। ये मान के चलिए 20 नंबर की जंप आपको मिलने वाला है सिर्फ इस अप्रोच से। कई बार क्या होता है कि हम उस हिसाब से सोच ही नहीं पाते जिस हिसाब से यूपीएससी हमसे कहता है कि भाई इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग रखिए। क्योंकि ये एग्जाम में बार बार कह रहा हूं ना, टोटली नॉलेज का नहीं है। यहाँ यूपीएससी ये भी टेस्ट करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो आपको करना क्या है, एक पेज और एक पेन ले लीजिए या कॉपी या पेन जो भी आपके पास है लीजिए। वहां जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको बकायदे नोट करते रहिए। उसको जब आप पीवाईक्यू लगाइए कुछ भी करिए उसको वहां पे अप्लाई करना सीखिए। जब आप धीरे धीरे उसको सीखेंगे आपके एग्जाम तक वो चीजें कहीं ना कहीं मेच्योरिटी में आ जाएंगी और आप एग्जाम में उसको फॉलो करके आएंगे। वादा है बहुत बेहतर ढंग से आपको मजा आएगा और चीजें आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और जब तक मार्क्स नहीं बढ़ेगा तब तक मतलब ही क्या है कि नहीं, क्योंकि हमें तो प्रीलिम्स निकालना है तो हम साम दाम दंड भेद हर चीज अप्लाई करेंगे। और उसका सबसे अच्छा टूल है लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, या आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक जो भी आप कहना चाहते हैं आप वो कह लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करिए, पेन पेपर लेके रेडी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं 2024 से लेके 2017-18 तक के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ईयर वाइज हम लोग चलेंगे, डेली 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस उन्हीं क्वेश्चन पे आपको हैबिट बनानी है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। धीरे 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 कहते हैं ना, अप्रोच सीखते सीखते चीजें आ जाती हैं। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न छोड़ के नहीं आना। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच पे भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, साल भर तो बहुत पढ़ा है, थोड़ा लगा लो काम हो जाएगा और गारंटी है 20 क्वेश्चन लेके जाओगे। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। मैं दोनों की मिक्स लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, पर फ्यूरो एल्काइल और पॉलीफ्यूलो अल्कलाइल जो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम PFAS कहते हैं, जिसका उपयोग कई उपभोक्ता उत्पाद बनाने में किया जाता है। यानी कि जैसे जो हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। अब कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में, इन शब्दों के बारे में, मतलब इस स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए और लास्ट में कौन सा कथन सही है ये बताइए। कौन सा कथन सही है, इसमें से कितने कथन सही है। अब देखो, हो सकता है आपको इसके पहले PFAS के बारे में उतना ना पता हो, लेकिन आप लॉजिकल थिंकिंग पे चलेंगे ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। क्या लिखा है, PFAS पीने के पानी, भोजन और खाद्य पैकेजिंग सामग्री में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि PFAS फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कहीं ना कहीं पैकेजिंग वगैरह में यूज होता है। ठीक है भाई, अभी मान लेते हैं कि हाँ हो सकता है। दूसरा क्या लिखा है, PFAS पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते हैं। क्या लिखा है, PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक ध्यान से सुनो। क्या लिखा है, नॉट। ठीक, अगर नॉट के बाद कोई ऐसा शब्द लगा हो, नोट कर लो, ये गारंटी है आपको अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो क्वेश्चन सही करके आओगे।
अगर नॉट के बाद कोई ऐसा शब्द लगा है जो नॉट को काटने की कोशिश कर रहा है, जैसे लिखा है नॉट इजिली, नॉट इजिली मतलब नहीं, इतना आसानी से नहीं, ऐसे स्टेटमेंट जब भी यूपीएससी बनाता है तो वो स्टेटमेंट 100% करेक्ट होते हैं, 100% करेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कहोगे सर इसमें क्या जादू है? यही जादू है, ध्यान रखना। एलिमिनेशन टेक्निक के साथ लॉजिकल थिंकिंग पे थोड़ा काम कर लेंगे, बात बन जाएगी। हो सकता है जो बच्चा पीएफएस नहीं पता उसको नहीं पता होगा, लेकिन उसको ये पता है नॉट के बाद अगर ऐसा कोई शब्द लगता है जो नॉट को ही काट रहा है तो ऐसा स्टेटमेंट लगभग 90% ऐसा स्टेटमेंट, 90 क्या 100% स्टेटमेंट ऐसे सही होते हैं। तो कह दोगे बिल्कुल भाई दूसरा तो बिल्कुल सही है, चलिए ठीक। अब क्या लिखा है? पीएफएस लगातार संपर्क में रहने से जानवरों के शरीर में जैव संचयन हो सकता है, यानी कि persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies। अब एक बात और, दूसरा ट्रिक क्या, अगर कहीं पे कैन लिखा है तो ध्यान रखिएगा उसके चांसेस लगभग 99% होते हैं कि आपका वो स्टेटमेंट क्या होगा भैया, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, ध्यान रखना। यूपीएससी की ये स्टाइल है, ध्यान रखिएगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज दो चीजें मैंने बताई, पहला नॉट इजली, नॉट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द लगा है जो नॉट को ही काट रहा है उसको ही, तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट सही होता है। दूसरा अगर कहीं कैन लगा है तो वो भी स्टेटमेंट लगभग सही होता है। अब जैसे इसका क्या है, ये सब्सटेंस क्या होती है, जैसे सिल्वर फॉइल आप यूज करते हो तो सिल्वर फॉइल में पीएफएस पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, रोटियां या जो भी आपके यहाँ बनती है तो उसको आप पैक करते हो, है ना, खाना पैक करने में आता है। या जो पानी की बोतल होती है तो पानी की बोतल की जो अंदर की आउटर लेयर होता है, अंदर वाला जो लेयर होती है वो पीएफएस बनती है। तो कहीं ना कहीं जब उसको हम कंटिन्यू क्या करेंगे, अपने पास किसी जानवर की बॉडीज के पास रखेंगे तो सीधी सी बात है वो छोटे छोटे कण में टूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ध्यान रखना ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक, अब देखो एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन अगर आपको ये बातें पता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे सही हो सकते हैं तो हम सही कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये दोनों बातें सही है तो ये तो बिल्कुल सही है ना, फिर अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप 100% एग्जाम में सोच के आएंगे। ऐसे तो बहुत सारे सवाल आएंगे जब आपका ये धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो बताया इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है भाई, आइए पढ़ते हैं। ये हिस्ट्री का सवाल है, लिखा है कार्निवलिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि with the reference to revenue collection by carnival consider the following statement। अब पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिएगा, शब्द के चयन ही आपको इस एग्जाम को पास कराने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, राजस्व संग्रह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत, जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। यानी कि अगर रैयतवाड़ी सेटलमेंट के सिस्टम में ऐसा सिस्टम था कि अगर कहीं पे भैया बैड हार्वेस्ट हो जाता है या नेचुरल कैलामिटी आती है तो जो रेवेन्यू पेमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एग्जम्प्ट है। अच्छा ये बताओ, पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, हमने अंग्रेजों के बारे में आपने खूब पढ़ा है, कहीं पर ऐसा तुम्हें लगा कि जहां पर एक भी ऐसा स्टेटमेंट कहीं आपने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा है जहां किसानों को कुछ सहूलियत दी गई हो, उनको मारा पीटा ना गया हो, उन्होंने आंदोलन करने पे विवश ना किया गया, है ना, ऐसा स्टेटमेंट कहीं नहीं दिखेगा। तो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका मामला है, जो उनका भुगतान है वो छोड़ देंगे? इतने अच्छे तो अंग्रेज नहीं थे। ये होता है लॉजिकल थिंकिंग। यूपीएससी यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट से साथ साथ आपकी अप्रोच भी टेस्ट करना चाहता है कि किस हिसाब से आप स्टेटमेंट को पढ़ के सोचते हैं। हो सकता है बच्चा रैयतवाड़ी ना पढ़ा हो तो उतना डीप में ना पढ़ा हो कि ये सब होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना तो हमें पता है भैया कि कभी भी वो भुगतान तो नहीं छोड़े हैं, काट दिए हैं, फांसी लगा दिए हैं, लेकिन राजस्व भुगतान यानी कि कभी भी उन्होंने कोई एग्जम्पशन नहीं दिया है। तो सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसको सही तो मान ही नहीं सकता।
भले यूपीएससी कह रहा है सही कौन सा है, मैं तो नहीं मानूंगा। तो बचा सिर्फ दूसरा ऑप्शन, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे दो ऑप्शन। आइए देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार राज्य को अपने राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो निश्चित तिथि या उसके पहले उसकी जमींदारी हटा लिया जाएगा। यानी कि सोचिए, अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कितने उलट हैं कि भैया अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात है तो वहां पर अगर गलती से वो फेल हुआ तो उसको हटा लिया जाएगा। इसके तो मैं मान सकता हूं कि हाँ ये सही है, लेकिन ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। बस ऐसे ही आपको लॉजिकल थिंकिंग लेके चलना है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, बी ऑप्शन सही है। अभी तो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आएगा तो आपका दिमाग और खुलेगा, वादा है मेरा। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा और यहां पे देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या लिखा है? डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इकोनॉमिक्स का सवाल है और सवाल कह रहा है किससे? डिजिटल रुपी पे सवाल आया है। रुपया है, ध्यान रखना, रुपी की बात है, डिजिटल रुपी। अब सवाल देखिए, सवाल में क्या लिखा है? पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है जो अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप है, यानी कि इट इज अ सॉवरियन करेंसी इशूड बाय आरबीआई, अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी भी उस पर लागू होगी और कहीं ना कहीं जो सोवेरियन करेंसी है आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। ठीक है भाई, आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की गई है डिजिटल रूप में। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं, और आरबीआई ही इकलौता है जो करेगा। दूसरा क्या लिखा है? यह आरबीआई की बैलेंस शीट पर एक देनदारी के रूप में दिखाई देती है। अब जो बच्चे का इकोनॉमिक्स कमजोर है वो हो सकता है ये ना समझ पाए कि ये लायबिलिटी क्यों दिखाई जा रही है आरबीआई की बैलेंस शीट पे, हो सकता है ना पता हो। लेकिन भैया अभी भी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, यही सिखा रहा हूं बस कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या लिखा है? यह अपने डिजाइन के कारण, मतलब जो इसका डिजाइन किया गया है, मुद्रास्फीति के खिलाफ बीमाकृत है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब इसी पे चर्चा करते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। रुपया, रुपया मतलब भैया सीधी सी बात है, रुपया मतलब रुपया। यानी कि अगर आज किसी चीज की वैल्यू 10 रुपए है तो आगे भी 10 रुपए मेरे बराबर 10 रुपए ही रहेगा। यानी कि 10 रुपए की वैल्यू नहीं चेंज होगी। जैसे आज 10 रुपए का जो नोट है, आज से 20 साल पहले गए तब भी 10 रुपए की नोट था, लेकिन पहले 10 रुपए मुझे इतना सामान मिलता था, लेकिन आज मुझे 10 रुपए में इतना ही सामान मिल रहा है। इसका मतलब है रुपया 10 तो वही है, लेकिन सामान की मात्रा कम हो गई, क्योंकि हुआ क्या? इन्फ्लेशन हो गया भैया, यानी कि महंगाई हो गई, मुद्रास्फीति हो गई। अब ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आज सामान ज्यादा मिल रहा है, कल सामान कम मिले, नहीं, ये रुपया सामान उतना ही देगा, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करता रहेगा। ऐसा कभी भी कोई ऐसा रुपया किसी सरकार ने या कोई भी ऐसा लॉन्च कर सकता है क्या कि भैया सामान उतना ही मिलेगा, रुपया 10 का 10 ही रहेगा, यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रुपया सिर्फ रुपया है, इन्फ्लेशन की बात अलग होती है, रुपये की बात अलग होती है। एक लॉजिकल थिंकिंग आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर देंगे तो उसको एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी एक बात पे डिपेंडेंस नहीं होती, किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं होती, हर प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन का असर अलग अलग दिखता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके खिलाफ इंश्योरेंस दे देगा कि भैया उतना ही मिले, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल थिंकिंग लगाते कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, जब ऐसा कैसे हो सकता है तो ये तो हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स में इतना तो पढ़ा होगा ना कि 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए ही है, कभी भी वो सामान ज्यादा नहीं देगा, इंश्योरेंस नहीं हो सकता इन्फ्लेशन के लिए। इतना भी अगर बेसिक बात पता है तो आप समझ लीजिए तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर काट दीजिए जहां जहां है। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, कहाँ है भैया तीसरा नंबर यहाँ है, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला क्या लिखा है? यह वाणिज्यिक बैंकों के पैसे और नकदी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, यानी कि इट इज फ्रीली कन्वर्टेड कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, यानी कि आप आराम से उसको कैश करवा सकते हैं डिजिटल रुपीस को।
ठीक है, ये तीनों बातें तो मुझे हजम हो रही हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल हजम नहीं हो रही हैं, ध्यान रखना। इसीलिए मैं 1 2 4 ऑप्शन यहाँ पे लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, ऑप्शन डी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब आपने बहुत कुछ पढ़ा है और वहां पर अगर आप लॉजिकल थिंकिंग का थोड़ा सा भी यूज करेंगे, आप 100% एकदम करेक्ट आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। क्योंकि पहला और चौथा तो सही है ना भैया, पहला और चौथा जब सही है तो सीधी सी बात है वो यही तो दिख रहा है और तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ये होता है यूपीएससी की अप्रोच, और जो बच्चा यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बेसिक अप्रोच को फॉलो कर रहा है, सिर्फ नॉलेज पे नहीं बेसिक अप्रोच को भी ध्यान में रख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 के सभी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या लिखा है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता, यानी कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये सोचो, क्या यूपीएससी आपसे ये जानना चाहिए कि कौन संतरा और सेब खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा? विश्वास करो, नहीं जानना चाहती ना। आप वो चाहती कि आप जाने कि आप अमेरिका से भारत सेब खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। एग्जैक्टली दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, भारत में कानून समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य के आयात पर प्रतिबंध लगता है, यानी कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट टू इंपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं उनको जब भी इंडिया में लाना है, इंपोर्ट करना है, तो भैया आपको जो अथॉरिटी है उससे कहीं ना कहीं आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको वहां पर जो अधिकारी है उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये बात तो दमदार लगी कि भाई अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है यानी कि उसमें अनुवांशिक कोई चेंज किया गया है, तो जब उसको हम मंगाएंगे तो चाहिए बिना लाइसेंस के और बिना अनुमति के नहीं ला सकते। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन भारत अमेरिका से एप्पल नहीं मंगाता, ये कौन सी बात है? बिल्कुल मंगा सकता है, क्यों नहीं मंगाता? ठीक, ये अननेसेसरी स्टेटमेंट। ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जो आपको लगे यार ये तो क्वेश्चन से ही पूरी तरह से अलग बिलग दिख रहा है, जिसका कोई मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दिखता, अब आप खुद सोचो ना कितना अलग है। यहां लिख देते अंगूर नहीं मंगाता, तब क्या होगा, है ना? तो आप खुद सोचिए, ऐसे स्टेटमेंट को बेटा हमेशा गलत काट देना, आप सब हमेशा काट देना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ओके, एस्पिरेंट हो उसी हिसाब से सोचोगे तो बात बनेगी। अगर हम पहला स्टेटमेंट काट दें तो क्या लिखा है, पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे करके सोचिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने 100% है ये क्वेश्चन देख के उनकी रूहें कब गई होंगी, है ना? यही सोचोगे यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, पिछली बार जब मैंने ये चीजें सिखाई थी बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेज आए थे कि उन्होंने इसी वजह से प्रीलिम्स निकाला, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग को अप्रोच को ध्यान में रख के। उन्होंने जो पिछली बार उनका रुक गया था वो कर गए और 15 से 20 मार्क्स का लीड मिला है उनको। तो आप भी इसको सीखिए, और जब आप इस तरह की चीजों को बार बार मैं आपके ऐसे क्वेश्चन सामने लेकर आऊंगा और दोबारा जब एग्जाम में वही टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग क्लिक करेगा, नहीं भैया इसको गलत काट दो, इसको सही कर दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टिप्स एंड टिप्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सवाल क्या है, सवाल यह है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी कि while any resolution from removal of the लोकसभा स्पीकर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि पता चला लोकसभा स्पीकर है भाई उनको रिमूव करा जा रहा है, तो कौन कौन सी बातें आएंगी। नंबर 1 क्या लिखा है, वह अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी कि ही शी, मतलब कि हो सकता है सी हो भाई, है ना, shall not be preside, यानी कि वो अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, he shall not have the right to speak। अच्छा जी, shall not have right to speak, यानी कि उसको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं। तीसरा, प्रथम दृष्टया अगर कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि वो
इंटाइटल्ड ही नहीं है कि वो वोट कर सके। अब ये सवाल हो सकता है कुछ लोगों के पल्ले ही ना पड़ा हो कि भाई इसमें क्या होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, एक बेसिक से सिंपल सुनो, भारत में कोर्ट है? ऐसे सोचना कैसे है, मैं ये बता रहा हूँ। भारत में कोर्ट्स हैं, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ, है ना, मुझे हटाया जा रहा है किसी पद से, और वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचाराधीन है मामला, 500 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, मान गया कि मुझे अध्यक्ष नहीं रखा जाएगा क्योंकि मैं अध्यक्ष रहूंगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा है, बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? जरा सोचिए ना, बेसिक लॉजिकल पे सोचिए। आप अगर कितने बड़े भी मुजरिम हैं, आपको बोलने का अधिकार होता है, अपनी बातें रखने का अधिकार होता है। उसी तरह ये बेचारा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जिसको रिमूव किया जा रहा है, क्या उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा क्या? लॉजिकल सी बात है, सोच लो जरा यार। यही मैं कह रहा हूं, आप सोचिए। जब तक आप लॉजिकल वे में चीजें नहीं सोचेंगे, क्वेश्चन नहीं बनने वाले। आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। यूपीएससी का एग्जाम है, लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सीधी सी बात है भैया, अधिकार तो मिलना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, उसको बोलने का अधिकार तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये स्टेटमेंट काट दीजिए। अगर दूसरा हम काट दें तो सीधी सी बात है, बचा क्या? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिर्फ पहला है कि अध्यक्षता करेगा और वोट भी देने का अधिकार उसके पास होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सिंपल सा पहुंच गए ना? एक स्टेटमेंट से आपने पूरा स्टेटमेंट गलत कर दिया। ऐसे आज मैंने 2024 के 5 क्वेश्चन लाए हैं, कल और फिर 5 आएंगे, इसी तरह आएंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। गारंटी है मेरी कि आपको मैं इतना कुछ सिखा दूंगा कि प्रीलिम्स के पहले इस टाइप की चीजें जो लोग नहीं सोच पाते हैं वो सोच पाएंगे। तो जो मैंने बताया यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग कैसे लगेगी, उसके बाद यहाँ मैंने बताया आपको कैसे करना है, ये बताया। उसके साथ यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने बताया नॉट इजी वाला और कैन वाला, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, ये तो बात रही भाई प्रीलिम्स की। लेकिन जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है और जो ये चाहता है कि एक बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिले जिसमें सच में आपको थीम वाइज चीजें बकायदे मिले, करंट अफेयर का पूरा जबरदस्त तरीके से आपको टॉपिक्स मिले, तो वो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही है, जो मेरे द्वारा लाया जाता है एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन लेते हैं, 120 दिन ये चलेगा, जिसमें हम आपको पीवाईक्यू मेंस की बुकलेट देंगे 500 क्वेश्चन की, जिसमें करंट के साथ अपडेट किया पूरा मटेरियल होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके साथ साथ थीम वाइज नोट्स, चाहे वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे किसी के भी हों, आप कर सकते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम भाई एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। मैं तो करूँ, आज तक कोई बैच ज्वाइन किया है नहीं किया है, ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ इतना कुछ लिखना सिखा दूंगा, इतने अप्रोच से सिखा दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि भाई क्या बात है, मेंस तो अब बहुत मजबूत हो गया है, कम से कम लिखना तो आ गया, पढ़ाई हमने नहीं की तो क्या मतलब। बस पढ़ लेना, इसके साथ लिख लेना, 100% है मेंस में बेहतरीन करके आओगे। करना क्या है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिखा होगा कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ग्रुप होगा, उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो मुझसे बात कर लोगे। और ध्यान रखना, सिर्फ 50 बच्चे हैं, तो ज्वाइन कीजिए कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय।